हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। चलिए जुड़ना शुरू कर दें आप लोग। आपकी क्लास शुरू हो गई है, बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो गई है। जुड़े, एक बार मैं भी देख लूं। कमेंट में ज़रूर बता दें कि क्या मेरी आवाज़ आप तक जा रही है। हाँ, एक बार कमेंट में बता दें कि क्या मेरी आवाज़ आप तक प्रॉपर जा रही है। मैं देख पा रहा हूँ क्लास लाइव हो चुकी है। हम लोग ये सीरीज सामान्य अध्ययन और PSIR राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन दोनों विषयों के अंतर संबंधों को देख रहे हैं कि क्या PSIR लेने से क्या हमारे सामान्य अध्ययन के जो टॉपिक्स हैं क्या वो वाकई में बिल्कुल हूबहू पूरे हो जाते हैं। क्या हम उस पर एक मजबूत, आवाज़ आ रही है, ठीक है मैंने देख लिया, क्या हम उस पर एक मजबूत पकड़ बना पाते हैं। इसको लेकर ये जो सीरीज है मैंने शुरू की है। और हमने PSIR का वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स उठाया पहले, और एक एक थिंकर्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और उस थिंकर्स का कहाँ पे किस पेपर में GS के कौन सा टॉपिक हिट कर रहा है और उसको किस तरीके से वहाँ हम यूज करते हैं, इन सब बातों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं लगातार। जॉन स्टुअर्ट मिल, JS मिल इसको कहा जाता है, और ये अंतिम उपयोगितावादी विचारक है और उपयोगितावाद को सबके साथ समसामयिक और उपयोगितावाद को समावेशी बनाने का जो श्रेय है वो JS मिल को जाता है। JS मिल के बारे में अगर हम बात करें तो JS मिल भी इंग्लैंड का रहने वाला है, बेंथम का शिष्य है, जेम्स मिल का पिता है, और जेम्स मिल बेंथम का मित्र और शिष्य दोनों था। JS मिल की बात अगर हम लोग करें तो JS मिल को हम उपयोगितावादी मानते हैं, उदारवादी मानते हैं, क्योंकि जितने भी उपयोगितावादी होंगे वो उदारवादी तो होंगे ही होंगे, लेकिन ये पहला ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो उपयोगितावादी उदारवादी होते हुए भी कहीं न कहीं समाजवादी भाव इसके विचार में देखने को मिलेगा। ये स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन आर्थिक मामलों में कुछ हद तक राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करता है, या ऐसे प्रत्येक मामले में जिसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, ऐसे क्रियाकलापों पे पॉजिटिव लिमिटेशंस राज्य द्वारा लगाए जाए, इसका समर्थक। हालांकि स्वतंत्रता के विचार पे आप देखेंगे तो इसे JS मिल को स्वतंत्रता का मसीहा कहा जाता है। इसकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी, हालांकि इसे ऐसे ऑन लिबर्टी कहते हैं लेकिन ऑन लिबर्टी के नाम से ये पुस्तक बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। इस पुस्तक में स्वतंत्रता के कैसे कैसे स्वरूप हो सकते हैं उन सारे स्वरूपों को बताता है, और नकारात्मक स्वतंत्रता भी कितनी जरूरी है इस बात को भी स्पष्ट करता है। ये वही विचारक है जो कहता है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां से मेरी शुरू होती है, अर्थात आपकी स्वतंत्रता मेरे नाक तक है, क्योंकि ये जो नाक है ना, ये शरीर का सबसे आगे का हिस्सा है और ये हमारी सॉवरेंटी, हमारी संप्रभुता का प्रतीक है। हर व्यक्ति अपने शरीर और आत्मा पे संप्रभु होता है, ये इसका विचार है। इसके इन्हीं विचारों को हम आर्टिकल 21 अपने संविधान में देख सकते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो जो हमारा दैहिक है, शरीर है, ये प्योर पर्सनल है, इसी को हम व्यक्तिगत कहते हैं। तो जितनी बार आप पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, पर्सनल फ्रीडम की बात करते हैं, जितनी बार आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, इसका मतलब आपके शरीर की स्वतंत्रता से संबंधित है। और जब आपको कोई निरुद्ध करता है, जब आपको कोई हिरासत में लेता है, तो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित होती है और आत्मा पे आप संप्रभु हैं, जीवन पे केवल और केवल आपका अधिकार है। तो स्वतंत्रता का मसीहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रत्येक प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, और विशेषकर जो स्वतंत्रता का प्रभाव, जिस कृत्यों का प्रभाव स्वतंत्रता का उपयोग करने में केवल स्वयं पे पड़ता है, उस पे किसी भी प्रकार की लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए, इस बात को स्वीकार करता है। ये कहता है कि हर व्यक्ति को जिसके कृत्य का प्रभाव किसी दूसरे पे नहीं पड़ता, उसे पूर्ण अधिकार होना चाहिए, उस पे किसी प्रकार का कोई लिमिटेशंस नहीं होना चाहिए। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 19 में है, जो पॉजिटिव लिमिटेशन से है, उस पे ये किसी तरीके का लिमिटेशन नहीं चाहता। ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो कोई भी हो,
कोई भी मतलब कोई भी, एक व्यक्ति को भी बोलने का उतना ही अधिकार है जितना 99 व्यक्तियों को बोलने का अधिकार है। एक व्यक्ति शक्ति क्षमता होते हुए भी 99 व्यक्तियों को चुप कराता है तो ये गलत होगा, जैसे कि तानाशाही में होता है। उसी तरीके से अगर 99 व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति को चुप कराएं, ये भी गलत होगा, जैसा लोकतंत्र में होता है। एक एक व्यक्ति के वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है और कहता है कि एक व्यक्ति का विरोध अगर संपूर्ण समाज के अधिकांश लोग कर रहे हैं, इसका मतलब वो एक व्यक्ति मूर्ख नहीं है, उसमें कोई बात है। क्योंकि अगर कोई बात नहीं होती, कोई दम नहीं होता, तो ये 99 लोग मूर्ख, 99 लोग विरोध नहीं करते। अगर मैक्सिमम लोग आपका विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ बात है। ऐसी स्थिति में कहता है कि किसी को भी उसकी अभिव्यक्ति से रोका नहीं जा सकता। यहां तक मिल कहता है पागल और दिवालिये को भी, पागल और सनकियों को भी अभिव्यक्ति का उतना ही अधिकार है जितना सामान्य लोगों को है। और पागल और अभिव्यक्ति को पागल और सनकियों को क्यों ना अभिव्यक्ति हो? पागल और सनकियों ने तो दुनिया को राह दिखाई है। ये जितने दार्शनिक है ये सब पागल माने जाते हैं, ये जितने वैज्ञानिक है सब सनकी माने जाते हैं। और इन्हीं पागलों सनकियों ने आज तक दुनिया को सभ्य बनाया है, इन्हीं पागलों सनकियों ने दुनिया को राह दिखाया है। आज विकास के जिस अवस्था पे आप खड़े हैं, इन्हीं पागलों सनकियों की देन है। इसलिए कहता है किसी पागल सनकी को भी अभिव्यक्ति को रोका नहीं जा सकता, उसे भी बोलने का उतना ही अधिकार है। और कहता है इसमें बुराई क्या है? हो सकता है वो कोई अच्छी बात बता जाए, अच्छी बात बता गया तो समाज को लाभ होगा, और अगर अच्छी बात नहीं है तो आप ये समझ पाएंगे कि क्या गलत है, तो गलत भी समझ में आएगा, और अच्छाई होगी तो एक राह मिल जाएगी, तो उसे रोकने का अधिकार नहीं है। इसलिए बहुमत के शासन को स्वीकार तो करता है, लेकिन बहुमत के शासन को अलग ढंग से आलोचित भी करता है। कहता है बहुमत, जो लोकतंत्र है ये बहुमत का अत्याचार है। ये वैसा ही है जैसे पहले कुछ लोग मैक्सिमम लोगों पे अपनी बातें थोपते थे, अब मैक्सिमम लोग कुछ बातों पे अपनी बातें कुछ लोगों पे अपनी बातें थोपते हैं। तो चल तो वही रहा है, इसलिए इसमें सुधार की जरूरत है। मिल को अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहते हैं, और ये सारे विचार बाद में आते हैं। सबसे पहले आता है उपयोगितावाद। सबसे पहले अपने गुरु बेंथम को व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। बेंथम के जो विचार हैं वो पूर्ण भौतिकतावादी हैं, लेकिन मिल उस उपयोगितावाद में भौतिकतावाद के साथ साथ आध्यात्मिकता को भी स्वीकार करता है, आध्यात्मिकता को भी स्वीकार करता है। इसीलिए इसके उपयोगितावाद को रिफाइंड यूटिलिज्म, परिष्कृत उपयोगितावाद के नाम से जाना जाता है। और इसने क्या किया, इसने अपने उपयोगितावाद में मात्रा के साथ साथ गुण को, मात्रा के साथ साथ गुण को, भौतिकता के साथ साथ नैतिकता को भी इसमें स्वीकार कर देता है, इसमें आपस में मिला देता है। और जहां एक बड़ा वर्ग जो केवल भौतिकता के कारण उपयोगितावाद से दूर था, नैतिकता का समावेश करके उनके लिए भी उपयोगितावाद के द्वार खोल देता है, उनके लिए भी उपयोगितावाद की बात ले आता है। तो इसलिए उपयोगितावाद का जो सही स्वरूप है वो जेएस मिल के विचारों में हमें देखने को मिलता है। जेएस मिल के विचारों में उपयोगितावाद भौतिकता के साथ साथ नैतिकता के रूप में जुड़कर सामने आती है। एथिक्स में अगर इस बात की प्रासंगिकता देखें तो परिणामवादी नैतिकता को गहराई से ये मानता है, और यूपीएससी में नैतिक निर्णय लेते समय हम इस उपयोगितावादी विचार का ही ध्यान रखें जो मिल का उपयोगितावाद है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑन लिबर्टी के अंतर्गत इसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया, साथ ही साथ इसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व दिया। उनका हानि सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता तब तक सीमित नहीं की जा सकती जब तक दूसरों को नुकसान नहीं हो रहा है। आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां से दूसरों की शुरू होती है। जैसे दूसरों के हानि पहुंचाने के अलावा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई लिमिटेशंस नहीं होना चाहिए। ये कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर केवल आत्मरक्षा के रूप में ही लिमिटेशंस हो सकते हैं, अन्यथा कोई लिमिटेशंस नहीं होना चाहिए। एथिक्स में भी देखेंगे तो ये व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता बनाम नियंत्रण की नैतिक बहस से जुड़ा है। क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित करना नैतिक है, इस बात की बहस से जुड़ा है। और ऐसे दो बार पूछा जा चुका है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उस पर डाले जाने वाले प्रतिबंध पे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पीएसआईआर में देखेंगे तो मिल का मानना था कि विचारों की स्वतंत्रता सत्य की खोज समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। यह लोकतंत्र उदारवाद का आधार है, इसे बना रहना चाहिए। सत्य को दबाने से समाज का ही नुकसान होता है। एथिक्स में हम बात करेंगे तो यहाँ पर यह सत्यनिष्ठा से जुड़ता है, विविधता के सम्मान से जुड़ता है, प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ता है, जवाबदेही से जुड़ता है।
आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा न्यू बैच के बारे में जान लें, जो हमारा नया बैच आ रहा है उसके बारे में बात कर लें। तो फाउंडेशन कोर्स की अगर हम बात करेंगे, जीएस फाउंडेशन की, चूंकि अभी अचीवर्स कार्निवाल चल रहा है, इसमें आपको फीस में बड़ी छूट मिल रही है। तो अगर आप 2026 के या 27 के बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं यूपीएससी के कंप्लीट जीएस के लिए, तो उसके लिए आपको केवल 29,999 रुपये पे करने होंगे एपी लाइव कोड के साथ। ध्यान रखिए, इस कोड का इस्तेमाल करने पे ही ये मिलेगा और इसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, आज 29 अप्रैल हो गया है, कल लास्ट डेट है। तो आपको इस पे जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको जुड़ जाना चाहिए। 30 अप्रैल से ये बैच आपका शुरू हो रहा है, कोड एपी लाइव आपको यहाँ पे लगाना है। इसके साथ अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि सर पीएसआईआर हमें लेना है, पीएसआईआर का बैच, तो पीएसआईआर का बैच भी 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ये जो पीछे हमने फाउंडेशन बैच दिखाया, ये मॉर्निंग में 8 से 11 इसकी टाइमिंग है, और जो ऑप्शनल बैच है जो 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है, बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है। और इसमें चूंकि यहाँ पर भी अचीवर्स कार्निवाल चल रहा है, तो आपको जिस फीस को अभी आप 16,000 पे कर रहे थे, वो केवल 13,000 में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके लिए स्टडी आईक्यू के ऐप पे जाना है या वेबसाइट पे जाना है, एपी लाइव कोड का इस्तेमाल करके जुड़ सकते हैं। किसी तरीके की कोई जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप बिल्कुल लास्ट में जाएंगे तो वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उससे आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा एक नंबर मिलेगा, वहाँ पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमसे बातचीत करना होगा तब पर भी आप उनसे बोल देंगे तो वो बातचीत हमसे करा देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये फीस बहुत कम है, और जो बैच शुरू हो रहा है वो बिल्कुल स्टार्ट शुरू हो रहा है, बिल्कुल जीरो से, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस विषय के साथ तो जुड़िए। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक 2024 पीएसआईआर से है। 2022 छोड़ दीजिए, 2023 का रिजल्ट छोड़ दीजिए, तो 2022 में जाइए, फर्स्ट रैंक इशिता किशोर पीएसआईआर, और एक साल पीछे जाइए, अंकिता अग्रवाल सेकंड रैंक पीएसआईआर। तो पीएसआईआर ये वो विषय है जो टॉपर्स बनाता है। टॉप 10 में, टॉप 20 में सर्वाधिक रिजल्ट हर साल इसी के मिलेंगे आपको पिछले 5-6 वर्षों में। तो हमेशा कहा जाता है, उगते सूरज को सलाम किया जाता है, और प्रैक्टिकलिटी जो है वो यही कहती है कि नदी के धारा के विपरीत न बहें, नदी के धारा के अनुरूप बहें। तो नदी के धारा के अनुरूप अगर सफलता चाहते हैं तो अभी नदी के धारा के अनुरूप बहने की आवश्यकता है, पीएसआईआर से जुड़ने की जरूरत है। तो आप दोनों ही बेस्ट ले सकते हैं, मिक्स करके भी ले सकते हैं। तो 2026 के लिए फिर कोई और किसी तरीके की क्लासेस की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ इसमें उपलब्ध होगा। तो मैं आमंत्रित करता हूं कि आप स्टडी आईक्यू के ऐप पे आइए, जीएस का बैच लीजिए, ऑप्शनल का बैच लीजिए। आइए वापस चलते हैं फिर से। प्रतिनिधि लोकतंत्र, अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहते हैं हम लोग मिल को, और मिल कहता है कि लोकतंत्र में बड़े सुधार की जरूरत है। इसीलिए प्रतिनिधि लोकतंत्र को ये बहुमत का अत्याचार कह लेता है। इन्होंने शिक्षा योग्यता के आधार पर मताधिकार की वकालत की। इन्होंने बहुल मतदान की बात की। एक मतदान नहीं, बहुल मतदान। एक मतदान मात्रात्मक होता है, बहुल मतदान गुणात्मक। जो प्रतिनिधि हैं उनमें जितने गुण हैं उतने वोट उसको देने का अधिकार एक व्यक्ति को होना चाहिए। तब ये पता लगेगा कि कौन से व्यक्ति को ज्यादा वोट मिले। तो ज्यादा वोट मिलने का आधार क्या होगा? उसका गुण। मतलब हर व्यक्ति को सबको वोट देने का अधिकार होगा जितने प्रतिनिधि हैं, लेकिन सबको गुण के आधार पर बहुल मतदान का अधिकार होना चाहिए। महिलाओं के मताधिकार की बात करता है। शैक्षिक योग्यता रखता है मतदान करने के लिए, विवेक चाहिए ना मतदान करने के लिए, जिम्मेदारी का काम है। तो बहुत सारे सुधारों की बात लोकतंत्र के संबंध में कहता है, इसीलिए इसे अनिच्छुक लोकतंत्रवादी भी कहते हैं। और ठीक इसी तरीके से गुणात्मक चुनाव की बात प्रशासकों के संबंध में भी होती है। एथिक्स में देखेंगे तो वहां पर भी हमें इस तरीके की चीजें दिखती हैं, क्योंकि ये सामाजिक न्याय और निष्पक्षता से जुड़ता है। लैंगिक समानता, महिलाओं के विकास पे, महिलाओं के उत्थान पे बड़ा काम किया, महिला सशक्तिकरण पे बड़ा काम किया। इसलिए महिलाओं को वो सारे अधिकार और वो सारी समानता देने की बात करता है जो पुरुषों को प्राप्त है। क्योंकि खुद का इसका जीवन का जो बदलाव था वो एक महिला के कारण था। तो इसे लगा कि महिलाओं के साथ ये जो विभेद है ये अतार्किक है, कुतार्किक है, इसलिए लैंगिक समानता को बड़ा महत्व देता है, पूरा महत्व देता है लैंगिक समानता को। इसी तरीके से सामाजिक सुधार और कल्याण की बात करता है, ये हम दोनों जगहों पे देख सकते हैं। तो यूपीएससी के लिए जेएसएमएल के विचार पीएसआईआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
और हर एक साल छोड़ के एक प्रश्न जेएस मिल से बनता ही बनता है। एथिक्स में भी आप देखेंगे तो केस स्टडी में बड़ा उपयोग कर सकते हैं आप इनका, और साथ ही साथ पहली यूनिट में, तीसरी यूनिट में, फिर छठी सातवीं यूनिट में और पांचवीं यूनिट में तो है ही है। तो पूरा एथिक्स में बड़ा योगदान है मिल का, आप इन्हें देख सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको आमंत्रित करूंगा कि आपको जुड़ना चाहिए स्टडी IQ के अभी के रिसेंट बैच के साथ, और जुड़िए, चूंकि दूसरी क्लास शुरू होने वाली है, 1 बजे ऑप्शनल की क्लास होती है, तो इस कक्षा को अब यहीं बंद करना होगा। फिर मिलते हैं कल आपसे, और एक नए विचारक के साथ और एक नए टॉपिक के साथ, जिसको आप जान सकें कि कैसे आपका एथिक्स और PSIR दोनों एक साथ तैयार होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।